गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को पढ़ लिया था, और उसके जो फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स पर भी हमने डिस्कशन कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस पर। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजंस में this decisions is about to quantum of finances to be raised from various long-term sources and short-term sources as students studied under the working capital management. It involves the identification of various available sources. The main sources of funds for a firm are shareholders fund and borrowed funds. The shareholders funds refers to the equity capital and retained earnings. Borrowed fund refers to the finance raised through debenture or other form of debts. A firm is to be decided the proportion of funds to be raised from either source based on the base of characteristics, interest on borrowing funds, and have to pay it regardless of whether or profit or firm has earned the profit. Likewise, the borrowed fund have to be repaid at a fixed time. The risk of default on payment is known as financial risk, which has to be considered by the firm likely to have to insufficient shareholders to make these fixed payments. Shareholders funds, on other hand, involve no commitment regarding the payment of return or repayment of capital. A firm therefore need to have a judicious mix of both debt and equity in make financing decisions, which may be debt, equity, preference shares capital and retained earnings. स्टूडेंट्स, किसी भी बिजनेस को हमने देखिए इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ली कि इन्वेस्टमेंट हमें किस किस फील्ड में करना है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब बात करनी है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमको फाइनेंस की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, फंड्स की जरूरत होगी, ये फंड्स हम कहां से लाएंगे। हमारे पास में 4 सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू हम फंड्स को अर्न कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, डिबेंचर के थ्रू भी अर्न कर सकते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग ये एक रिलायबल सोर्स है, इसके थ्रू भी हम अर्न कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आप जानते ही हैं। डिबेंचर्स ये बोरोइंग्स यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, यानी लोन की तरह ही है, और रिटेन्ड अर्निंग यानी जो प्रॉफिट्स बिजनेस ने अर्न किए उन्हीं प्रॉफिट्स को वापस बिजनेस में रिटेन कर देना, यानी री इन्वेस्ट कर देना। जो प्रॉफिट्स कमाए वो बिजनेस में फिर से लगा दिए, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहेंगे, यानी अर्निंग को रिटेन करना। तो बेसिकली हमारे पास में 2 सोर्सेज हैं, नंबर 1 इक्विटी और नंबर 2 बोरोड फंड्स। इक्विटी में इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, इक्विटी कैपिटल आ जाती है, रिटेन अर्निंग आ जाती है। ठीक है, जिसको हम शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के अपने हैं, इनको कभी भी वो यूज कर सकते हैं। बोरोड फंड में लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस और डिबेंचर्स, इनको हम लोग शामिल कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम कौन सा फंड का सोर्स, मतलब किस सोर्स को हम लोग यूज करें। स्टूडेंट्स, अगर हम इक्विटी को यूज करते हैं तो इसकी एक खास बात है कि हमें इसे रीपेमेंट नहीं करना, वापस नहीं देना। ये तो शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर का अपना पैसा है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डेट्स की यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की यानी डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स पर हमको पेमेंट करना है, कंपलसरी पेमेंट करना है उसका। अगर हम डेट की इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी पर हमको कंपलसरीली डिविडेंड भी नहीं देना है, लेकिन डेट पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी डिबेंचर्स पर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि किसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो सकता है कि शेयर्स को या अर्निंग, रिटेन अर्निंग पर तो कॉस्ट कम ही रहती है, तो हो सकता है कि रिटेन अर्निंग या जो हमारा फंड्स हैं
इक्विटी फंड्स हैं, इनको हम कहीं और इन्वेस्ट करें तो वहां से हो सकता है ज्यादा रिटर्न मिले, मुकाबले इसके कि हम इस फंड्स को अपने बिजनेस में रिटेन करें। या डेट्स की हो सकता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा हो, तो हमें ये इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी 4 सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन जो हमारे पास में ये जो सोर्सेज हैं जो डेट के हैं और इक्विटी हमारे पास में यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं और शेयर होल्डर्स फंड है, इसमें से कौन सा सूटेबल होगा, इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। देखिए वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। जो फैक्टर्स हैं हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम फाइनेंस या फंड्स जनरेट करते हैं या फंड्स बोरो करते हैं या फंड्स रिटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 हमें देखना है कॉस्ट, के फंड्स को रेज करने में किसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी तो आप डिसीजन ले सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट वाला फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 देखना है रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। हर सोर्स के साथ अलग अलग तरीके के रिस्क हैं, उन रिस्क को ध्यान में रखेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेस अट्रैक्टिव द रिसोर्सेज। अगर किसी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो वो उसको लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन जिनकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम है उसको अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके बाद हमको कैश फ्लो पोजीशन जो है उसको भी ध्यान में रखना है। इनफ्लो आउटफ्लो में जो बैलेंस है उसको भी ध्यान में रखना है। अगर वो बैलेंस ठीक नहीं है, यानी इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो हमको ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशंस, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की क्या पोजीशन है, ये सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं डिविडेंड डिसीजंस की, कि जब हम डिविडेंड इशू करें तो हमें किस तरह से डिसीजन लेना है, क्योंकि डिविडेंड इशू करना ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि प्रॉफिट का एक पोर्शन पब्लिक को वापस दे देना, क्योंकि अगर हम वापस नहीं देते तो हम उसको डिफरेंटली अलग तरीके से भी हम उस डिविडेंड को यूज कर सकते हैं, यानी हम उसको रिटेन कर सकते हैं और फर्म के फंड्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। The third important decisions that every financial manager has to take release the distribution of dividend. सबसे important decision जो है वो डिविडेंड का ही है, क्योंकि जब प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो शेयर होल्डर्स भी ये डिमांड करते हैं कि हमको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमको एक पार्ट दिया जाए। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। द डिसीजन इन्वॉल्व हियर इज हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट ही अर्न करना है। आफ्टर पेइंग टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, तो हम उस डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। जो हमने बात कही कि सभी शेयर होल्डर्स ये उम्मीद करते हैं कि उनको प्रॉफिट का एक पार्ट मिलेगा, लेकिन चैलेंजिंग टास्क ये है कि हमें कितना रिटेन करना है जो बिजनेस में हमारे फंड्स के रूप में यूज हो सके, और कितना डिविडेंड हमको शेयर होल्डर्स को इशू करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। व्हाइल द डिविडेंड कंस्टिट्यूट्स द करंट इनकम रीइन्वेस्टमेंट एज रिटेन्ड अर्निंग, जो हमने बात की उसको रिटेन भी कर सकते हैं हम, और ये भी फंड का एक हमारे पास में अच्छा सोर्स है। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, अमाउंट ऑफ अर्निंग, किस रेट से हम अर्निंग्स कर रहे हैं। स्टेबिलिटी अर्निंग, अगर हमारी अर्निंग्स में स्टेबिलिटी है, हम कंटिन्यूअसली अर्न कर रहे हैं, तो उस डिविडेंड को हम रिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली अर्न नहीं कर रहे हैं, एक जैसा अर्न नहीं कर रहे हैं, यानी उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है किसी ईयर में हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, किसी ईयर में हम कम प्रॉफिट अर्न करते हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को कम डिविडेंड इशू करना होगा। अदरवाइज आप डिविडेंड ज़्यादा इशू कर सकते हैं अगर उसमें स्टेबिलिटी है तो। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, डिविडेंड्स में भी अगर स्टेबिलिटी है, हमें भी डिविडेंड एक उसमें क्या करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली एक स्टेबल फॉर्म में, यानी कि एक फिक्स रेट से ही हमको डिविडेंड इशू करना। ऐसा ना हो कि कभी हम 10% डिविडेंड इशू कर रहे हैं, कभी 5%, कभी 7% कर रहे हैं। इसमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फर्म की ग्रोथ कैसी चल रही है, कैश फ्लो पोजीशन सेम, इनफ्लो या आउटफ्लो, कैश अगर हमारा कम इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो हम डिविडेंड कम इशू करेंगे। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, अगर शेयर होल्डर चाहते हैं डिविडेंड लेना, कुछ लोग कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में रहता है शेयर होल्डर्स के नहीं हम और डिविडेंड नहीं लेंगे तो हमारे इसको हम री इन्वेस्ट कर दें, तो अगर री इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी के फंड्स इंक्रीज होंगे, अल्टीमेटली प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, तो ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स कम रेट से लगाए जा रहे हैं तो डिविडेंड हम ज्यादा इशू कर सकते हैं, लेकिन टैक्स अगर ज्यादा है तो डिविडेंड को फिर हमें कम इशू करना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।